अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे सेल इंजरी। सेल इंजरी की पहले हमने अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा था कि जब सेल में इंजरी स्टार्ट होना शुरू होती है तो वो उसके लिए क्या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अडेप्टेशन करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि अडेप्टेशन के बाद जो सेल इंजरी होती है उसकी मेन रीज़न या कॉजेज़ उसकी क्या हो सकती हैं और क्यों सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी की सबसे मेन रीज़न है हमारे पास हाइपोक्सिया। सबसे मेन रीज़न हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है ना टिश्यू का वो कम होना, सेल का जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन जब कम होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर सेल इंजरी होना शुरू हो जाएगी। अभी हम बाद में देखेंगे कि ये सेल इंजरी हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजरी क्यों होती है। अगर हाइपोक्सिया हमारे सेल्स में होती है, अगर ऑक्सीजन कंटेंट हमारे सेल्स में लो होता है तो हम उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। अगर हमारे ब्लड में लो हो जाता है तो हम उसको हाइपोक्सीमिया कहेंगे। ईमिया मीन्स ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट लो हो जाएगा इन ब्लड, हमारे ब्लड में लो हो जाएगा। और इस्कीमिया, इस्कीमिया इज़ द सेकंड बिग रीज़न ऑफ सेल इंजरी। इस्कीमिया में क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में या हमारे टिश्यू में किसी भी पार्ट में या हमारे किसी टिश्यू में या हमारे किसी बॉडी में किसी भी पार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो लो हो जाता है। ब्लड हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और उससे इस्कीमिया के फ़ौरन बाद हाइपोक्सिया हो जाता है और हाइपोक्सिया कॉजेज सेल इंजरी। इसकी थर्ड रीज़न है फिज़िकल ट्रॉमा। कोई भी चोट लगी है या कुछ भी ऐसा ट्रॉमा आ गया है उसको हम उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो जाती है। कोई भी केमिकल अगर हमारे ऊपर एसिड या कुछ ऐसा हाथ पे या किसी भी टिश्यू पे गिर जाता है तो वहाँ पर सेल इंजरी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी केमिकल बाहर से आ जाता है या अंदर से आ जाता है तो सेल इंजरी कॉज करता है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगता है दैट ऑल्सो कॉजेज सेल इंजरी। द सिक्स्थ वन इज़ रेडिएशंस, जो कि कैंसरस पेशेंट्स को जब जो रेडिएशंस दी जाती हैं वो भी सेल इंजरी कॉज करती हैं। वो कैंसरस सेल्स के साथ साथ हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करती हैं। और ऑटो इम्यूनिटी मतलब जो अब नॉर्मल ऑटो इम्यूनिटी यानी कि जो सेल्स हमारे जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमारे ही नॉर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर दिया, इंजर करना शुरू कर दिया, उसको हम ऑटो इम्यूनिटी अब नॉर्मल ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और एट्थ है हमारे पास इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है दैट लीड्स टू द सेल इंजरी, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन। फिर हमारे पास आ जाती है हाइपोक्सिया कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या इतना इशू बनता है हमारे जो सेल इंजरी है वो क्यों होती है हाइपोक्सिया की वजह से। अब हाइपोक्सिया में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है ना वो किसी भी टिश्यू में लो होना शुरू रहता है। हाइपोक्सिया का मेन जो रीज़न है वो मेन जो उसका फंक्शन है वो ये है, मतलब ये है हाइपोक्सिया का। ऑक्सीजन कंटेंट लो होता है। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी जब हम कोई काम करते हैं तो हमें हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम हाइपोक्सिया जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। एटीपी इज़ द एनर्जी या फ्यूल है हमारी बॉडी का। अब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होता है ना वो भी वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी और एटीपी प्रोडक्शन लो होने का मतलब है कि सेल में इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। होता क्या है कि हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल में हमारे पास पड़ी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर हमारे पास पड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास पड़े हुए हैं लाइसोसोम्स, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ठीक है। अब ऑक्सीजन कंटेंट लो हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लो हो गया, एटीपी की प्रोडक्शन लो होगी और सेल इंजरी कॉज हो गई है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ये बोथ ऑफ दिस इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन। और इससे हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ये दोनों मिलेंगे और हमारी बॉडी का फ्यूल यानी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी और एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी एंड लीड्स टू द सेल इंजरी। एक तो हमारे पास ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लो हो गया जिसकी वजह से एटीपी बनी नहीं। अब दूसरी बात, अगर एटीपी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी में
क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे सेल के अंदर। जो हमारा सेल है, किसी भी सेल में एक हमारे बॉडी के सारे सेल्स में पम्प्स पड़े हुए होते हैं। पम्प्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लो कंसंट्रेशन से हमें हायर कंसंट्रेशन में लेके जानी है, ठीक है, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमें पानी के लिए, हम पानी ऊपर की तरफ को खींचने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ करते हैं, उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। इसी तरह हमारे सेल में भी एटीपी पंप्स होते हैं। एटीपी को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं और आयंस को, बहुत सारे आयंस को अंदर बाहर लेके जाते हैं सेल के। और सेल की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, जो इसकी सेल की जो वो होती है हेमोस्टैटिक स्टेट में उसको रखते हैं, ठीक है। अब हमारे जो मेम्ब्रेन पंप्स हैं, ये इसको हम मेम्ब्रेन पंप्स कहते हैं। मेम्ब्रेन पंप्स जो होते हैं ये सारे एटीपी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एटीपी नहीं है तो हमारे बहुत सारे पंप के फंक्शंस जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पंप हमारी बॉडी में है सोडियम पोटाशियम पंप। अगर सोडियम पोटाशियम पंप नहीं अगर काम करेगा, मतलब अगर हमारे पास एटीपी नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो ये वाला पंप, इसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने सोडियम को हमारे सेल से बाहर लेके जाना होता है। अब क्या होगा कि ये फंक्शन ही नहीं कर रहा है, इसने सोडियम को अंदर ही रखना है। सोडियम का लेवल हमारे सेल के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज़ होने की वजह से अब अंदर हमारे सेल के अंदर सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से फ़ौरन से वहाँ पर वाटर जाना शुरू कर देगा। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा हमारे सेल के अंदर। इसकी वजह से सेल में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास पंप था कि सोडियम पोटाशियम पंप, फंक्शन एटीपी नहीं है, उसका फंक्शन नहीं जा रहा है, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम के लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा सेल के अंदर। इसकी वजह से वाटर सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वाटर अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे सेल में स्वेलिंग हो जाएगी। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंप इज़ कैल्शियम पंप। हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा फंक्शन पंप जो है वो कैल्शियम पंप है। अगर हमारे पास एटीपी लो है या नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम पंप फंक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे पास सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होता है, इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम का लेवल, हमारे जो सेल है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कैल्शियम एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी हमारे सेल में। कैल्शियम एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज एक्टिव हो जाएगा। अब फॉस्फोलाइपेज क्या करता है फॉस्फोलाइपेज क्या करता है कि जो हमारी लिपिड, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, ये बनी होती है लिपिड से। फॉस्फोलाइपेज का फंक्शन होता है कि ये लिपिड्स को तोड़ता है, यानी इसको डाइजेस्ट करता है। इसने क्या करना है, इसने जाके लिपिड की डाइजेशन करना स्टार्ट कर देनी है। डाइजेशन की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। फिर हमारे पास थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, एटीपी के ना होने का इफ़ेक्ट आता है, ऑक्सीजन के ना होने का इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी में। वो क्या होता है कि जब हमारे सेल में एटीपी की प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास एक सेल आता है, एक साइकिल आता है, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद एक साइकिल आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक चेन आती है इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमारे पास ऑक्सीजन होना और ना होना दोनों में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हो सकती है, यानी ऑक्सीजन है तब भी हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें इधर से इधर वाला स्टेप तो ऑक्सीजन नहीं है, हो जाएगा हमारी बॉडी में, कोई मसला नहीं है। अब जब हम ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है। अब क्या होता है कि ये यहाँ पर जाने की बजाय, यानी ये वाली इसके आगे वाली स्टेट में जाने की बजाय क्या करता है कि यहाँ से इस तरफ का हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। अब वो वाला यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यानी एनारोबिक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उससे हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा हमारे सेल में, लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस होने की वजह से, इसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस होने की वजह से जो डीएनए है वो
क्लम्प करना स्टार्ट कर देगा। क्लम्प का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास डीएनए, ये हमारा डीएनए, ये इकट्ठा हो जाएगा ऐसे करके, ये क्लम्प हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम हो गया, एटीपी कम प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से सोडियम और पोटाशियम पंप नहीं काम कर रहे हैं, हमारे पास सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फिर कैल्शियम पंप नहीं काम कर रहे हैं, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, एंजाइम आ जाएगा फॉस्फोलाइपेज, जिसको वो कैल्शियम आएगा और उसे एक्टिवेट करेगा और लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, सेल इंजरी होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा और सेल इंजरी हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस का फंक्शन। ग्लाइकोलिसिस का फंक्शन ऑक्सीजन के बगैर हो जाएगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस से क्रब साइकिल की बजाय वो एनारोबिक रिएक्शन करा के लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन कराएगा। लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस होने की वजह से डीएनए क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और डीएनए क्लम्पिंग का मतलब है कि सेल इंजरी कॉज होना शुरू हो जाएगी वहाँ पर।